लास्ट लेक्चर में हमने एग्जम्पशंस सेक्शन 10 सब सेक्शन 10C तक जो है वो डिस्कस किया था। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। तो पहली हमारी एग्जम्पशन है टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स, सेक्शन 10 सब सेक्शन 10CC। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, एक एम्प्लॉय होना चाहिए और वो इंडिविजुअल होना चाहिए और वो इनकम जो है वो कहाँ से डिराइव कर रहा है। तो पहला तो है हमारे पास नॉन मॉनेटरी। क्या है नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स? देखिए जब एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को कई बार कहता है कि ये लिखो 10,000 रुपये आप सैलरी ले लो, साथ में मैं आपको आप ऑफिस जो है वो लेट आते हैं और जब लेट आते हैं तो उससे रीजन पूछा गया क्यों लेट आते हैं, कहते हैं सर हमें खाना वाना बनाना पड़ता है। तो उसने कहा देखो आप कल से जो है वो लेट नहीं आइए, हम आपको कुक देते हैं। अब जो कुक का खर्चा है वो भी एम्प्लॉयर मीट आउट कर रहा है, लेकिन एम्प्लॉय को तो क्या जा रहा है, वो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट जा रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे ड्राइवर हो गया, सर्वेंट हो गया, ये जितनी भी फैसिलिटीज हैं ये कैश में नहीं दी जा रही लेकिन नॉन मॉनेटरी दी जा रही हैं। अब इसको हम ना फ्रिंज बेनिफिट्स बोलते हैं। तो इसके ऊपर क्या हुआ कि जब हम अब ये तो नहीं लिखेंगे कि 10,000 सैलरी दी साथ में ड्राइवर दिया, नहीं। अब हम ड्राइवर की जो एक नॉन मॉनेटरी बेनिफिट दिया उसकी हम एक वैल्यूएशन करते हैं और जो वैल्यूएशन करके उसकी इनकम में ऐड करते हैं। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एम्प्लॉयर के द्वारा जो फैसिलिटी दी जा रही है उसके ऊपर जो टैक्स है वो एम्प्लॉयर मीट आउट करे, ना कि एम्प्लॉय मीट आउट करे। अब इसका मतलब है कि जबकि एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, एम्प्लॉय की, लेकिन उसके बिहाफ के ऊपर एम्प्लॉय के बिहाफ के ऊपर कौन दे देता है, एम्प्लॉयर पे कर देता है टैक्स। ठीक है जी। अच्छा, अब जब एम्प्लॉयर टैक्स दे देता है तो एम्प्लॉय के हाथ में तो क्या हो गया, वो एग्जम्प्ट हो गया। इसका मतलब है कि एम्प्लॉय विल गेट द क्रेडिट ऑफ द टैक्स पेड, क्योंकि अब जो है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट आ गया ना जीएसटी के बाद, तो उसको फायदा हो गया कि अगर उसने वो टैक्स एम्प्लॉयर ने दे रखा है लेकिन एम्प्लॉय के बिहाफ के ऊपर दे रखा है तो उसका फायदा कौन ले सकता है, एम्प्लॉय ले सकता है। ठीक है जी। अगर एम्प्लॉय ले सकता है या तो एग्जम्प्ट होगा या फिर उसका क्रेडिट बेनिफिट ले ले। और पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो एम्प्लॉयर के द्वारा उसको टैक्स दिया जा रहा है वो टैक्स एज एन एक्सपेंसेस वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर शो भी कर रहा है तो प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन हेडिंग के अंदर जो है उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो क्योंकि देखो इसके पीछे का लॉजिक है, डबल टैक्सेशन है। अब डबल टैक्सेशन क्या हुआ, यहां ये डिडक्शन ले लेगा वहां ये फायदा ले लेगा, तो देखो दो जगह फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए इसको यहां से रोक दिया गया है और इसको फायदा दे दिया गया है। इसलिए जो भी टैक्स नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स के ऊपर जो फैसिलिटी एम्प्लॉय के घर में प्रोवाइड की जा रही है तो उसके बिहाफ के ऊपर जो उसका टैक्स बनता है वो टैक्स कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है। तो एम्प्लॉय के हाथ में वो एक तरह से क्या हो गया, एग्जम्प्ट हो गया। क्लियर होगी जी बात। अच्छा, अब चलते हैं हम एनी सम रिसीव्ड अंडर ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ये भी आपका न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये भी आपका न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एनी सम रिसीव्ड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब आपको पता है कि जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी और लाइफ इंश्योरेंस, हम बात कर रहे हैं लाइफ के ऊपर। इसके अंदर क्या है कि एनी सम रिसीव्ड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, और जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात आपसे डिस्कस कर रहा हूं, एनी सम, कोई भी अमाउंट इस पॉलिसी के से जो इंश्योरेंस कंपनी जब इसको पे करती है, और साथ में मैं क्या लिख रहा हूं, इंक्लूडिंग बोनस, वेरी इंपॉर्टेंट, बोनस या कोई ऐसा और अमाउंट जो उसने पॉलिसी परचेज कर रही है उसके बदले में अगर कंपनी के द्वारा इंडिविजुअल को पे किया जाता है तो उसके हाथ में वो एग्जम्प्ट होता है। लेकिन कुछ एक कंडीशंस हैं, वो मैं कंडीशंस आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। ये मैंने एक टेबल बना रखा है, ये वाला टेबल है, सिर्फ ये वाला टेबल। पॉलिसी अगर 1/4/2003 और से लेकर के 31/3/2012 के बीच में इशू हुई है, यानी कि आपने ये पॉलिसी इस दौरान परचेज करी है। जब परचेज करी है तो नेचुरली आप क्या करते हैं, उसका जो मैच्योरिटी है वो लेट होगा या हो सकता है उसके ऊपर बोनस मिले। तो ये एग्जामिशन तभी मिलेगी अगर आपने जो उसका प्रीमियम का अमाउंट दे रखा है, प्रीमियम पेड डज नॉट एक्सीड कितना,
ऑफ द एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड। तो मैंने यहां पे इस जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहां लिख दिया 20%। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अब मान लो आपने 1 लाख रुपए की इंश्योरेंस करवाई और सालाना आप जो है वो 22,000 रुपए क्या दे रहे हैं, किस्त दे रहे हैं, प्रीमियम दे रहे हैं। तो बताओ जी प्रीमियम कितना पे किया आपने, इस जितने भी सम एश्योर्ड है, क्योंकि सम एश्योर्ड का मतलब है कि अगर आपकी डेथ हो जाती है तो जितने की आपने, तभी तो बोलते हैं ना कि क्योंकि आदमी की कीमत बाद में झगड़ा ना हो, इसलिए इससे पहले ही हम मेजर कर लेते हैं। जबकि गाड़ी की इंश्योरेंस कब होती है, वो जनरल इंश्योरेंस क्या होती है, जब एक्सीडेंट होता है उसको हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन आदमी की डेथ का जो लॉस है उसको हम मेजर नहीं कर सकते। इसलिए उस कंट्रोवर्सी से बचने के लिए हम पहले ही पूछ लेते हैं कि भाई कितने की इंश्योरेंस करवानी है, तो उसको बोलते हैं सम एश्योर्ड। बात क्लियर होगी जी। गाड़ी की तो नहीं बोलते कि भाई कितने की करवानी है, वो तो वैल्यू वहां पे है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी इंश्योरेंस कर देते हैं। तो 1 लाख का क्या हुआ जी, कितना प्रीमियम पे किया सालाना आपने 22,000, और वो कितना परसेंट हो गया 22%। अगर मान लीजिए कि 22% आपने पे किया तो ये एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए सालाना आपके द्वारा तो क्या लिखा है, प्रीमियम पेड डज नॉट एक्सीड, तो यहां मैं जैसे भर रहा हूं 20% ऑफ द एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैंने इंश्योरेंस यहां पे दे दिए 20,000 रुपए, 20,000 सालाना दिए, तो कितना बना 20,000, 1 लाख रुपए का 20,000 कितना हो गया 20%, तो मुझे ये एग्जम्पशन मिल जाएगी। बात क्लियर होगी। तो ये 20,000 से जो एनुअल आप प्रीमियम का अमाउंट पे कर रहे हैं, क्योंकि आपको बोला जाता है ना कि बोलो कितना प्रीमियम दोगे सालाना, तो आप क्या करते हैं फटाफट से आप ही बताते हैं ना कि मेरे को कौन सा इजी रहेगा। तो आपने ये ध्यान रखना है कि वो जो अमाउंट आप सालाना दे रहे हैं वो जितने की आपने इंश्योरेंस करवाई उससे 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो कब है, अगर आपने पॉलिसी 1 अप्रैल 2003 से लेकर के 31 मार्च 2012 के बीच में परचेज की है। आ जाइए दूसरा केस, अगर आपने अब बिटवीन नहीं है, अब आफ्टर 1 अप्रैल 2012 के बाद अगर आपने पे करी है, तो उस केस में अब ये जो रेट है ये बदल दिया गया। अब ये रेट क्या हो गया 10%। इसका मतलब है कि अब आपने अगर 1 लाख रुपए की इंश्योरेंस करवाई है तो आपका जो प्रीमियम है वो 10,000 से सालाना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा होगा तो ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, अगर 10,000 या 10,000 से कम होगा तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। उसके बाद फिर रिवीजन हो गया, क्या हुआ, इसका मतलब ये एप्लीकेबल कब हुआ 1 अप्रैल 2012 से लेकर के 31 मार्च 2013 तक हुआ। अब अगर आपने 1 अप्रैल 2013 के बाद अगर आपने पॉलिसी ली है तो आजकल अब उसके ऊपर आपकी जो लिमिट है वो कितनी होगी 15%। तो इसका मतलब है कि अगर आपने 1 लाख रुपए की इंश्योरेंस करवाई है तो आपका जो सालाना प्रीमियम है वो 15,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कहीं 15,000 से ज्यादा हुआ तो आपने न्यूमेरिकल में देखना है वहां पे कि कितना सम एश्योर्ड है। अगर ये हुआ तो क्यों एग्जामिनर कहां से ढूंढेगा, यहां से ढूंढेगा ना, आपसे यहीं पे कंफ्यूज करेगा ना आपको। अच्छा एक और मैं आपसे बात बता दूं कि इस केस में एक और कंडीशन है। अगर मान लीजिए जो इंश्योरेंस आपने करवाई है वो किसी की ऐसा पर्सन है जिसकी डिसेबिलिटी होती है, फिजिकली हैंडीकैप्ड, उसको ना सेक्शन 80U में कवर करते हैं हम बाद के, जो अब आपको याद आ गया 80 जो चैप्टर 6A के अंदर जो मैंने डिडक्शन डिस्कस करी थी 80C to 80U, वहां की बात कर रहा हूं। उस डेफिनेशन के अंदर वो पर्सन जो है डिसेबल होगा। तो ये जो 15% वाली कंडीशन है ना, ये रेट कितना रिड्यूस करके कितना रह जाएगा 10%। तो 15% को रिप्लेस कर देगा 10% अगर इंश्योरेंस किसकी करवाई है, लाइफ ऑफ द पर्सन है जिसकी डिसेबिलिटी है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, 40% से ऊपर है, ये 75% से ऊपर है। ये डेफिनेशन कहां दे रखी है 80U के अंदर देखी है, तो ये बाद की बात है। तो वहां पे ये जो है वो कंडीशन, ये जो रेट है वो चेंज हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको बार बार तंग करेगा वो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरे पास स्पेस नहीं था तो यहां पे सम रिसीव्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी नो एग्जम्पशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप बोलेंगे ये की मैन कौन होता है। देखिए की मैन जो है, ये की मैन आपको यहां भी तंग करेगा, सैलरी में भी तंग करेगा, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में भी तंग करेगा और अदर सोर्सेज में भी तंग करेगा। ठीक है जी। तो ये की मैन जो है डिपेंड करता है कि कौन है। वैसे मैं आपका इसका लॉजिक बता देता हूं की मैन का, कि मान लीजिए कि ये मिस्टर एक्स है, कंपनी का मालिक है, उसने क्या किया, एक एम्प्लॉय है मिस्टर ए, उसके नाम पे इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद ली,
लेकिन अब जो प्रीमियम का अमाउंट है वो कौन दे रहा है, मिस्टर एक्स दे रहा है, सिर्फ नाम कौन दे रहा है, ए दे रहा है। तो ये जो ए है ना, इसको बोलेंगे की मैन। ठीक है जी। अब कल को क्या होगा कि जब रिफंड मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, वो मिस्टर ए को मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो किसको दे देगा, एक्स को दे देगा। तो इसको बोलते हैं की मैन। अब यहां पे अगर दोनों के बीच का रिलेशनशिप एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का है तो सैलरी में जाएगा। अगर वो सिर्फ एक बिजनेस से रिलेटेड है तो प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा। अगर दोनों नहीं है तो अदर सोर्सेज में जाएगा। तो आप जरा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो की मैन से आपने कभी कंफ्यूज नहीं होना है। तो सम रिसीव्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसीज, बात क्लियर होगी जी, कि आप अपने नाम से न करके किसी और फिक्टिशियस नाम से जो है वो इंश्योरेंस की पॉलिसी परचेज करते हैं, लेकिन प्रीमियम आप देते हैं। तो जिसके नाम पे आप खरीदा उसको हम की मैन बोलेंगे। और अगर आपने वो पैसा जो है वो की मैन के नाम, अब मान लीजिए मिस्टर एक्स को वो पैसा मिल जाता है, एनी सम रिसीव्ड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो ये एग्जम्पशन है मिलेगी, तो उसके हाथ में वो पूरा का पूरा क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ठीक है जी, बात क्लियर। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पेमेंट फ्रॉम एसपीएफ एंड पीपीएफ। अच्छा, ये सबसे पहले तो आप बोलेंगे कि ये जो एसपीएफ और पीपीएफ है ये क्या चीज है। हाँ देखिए, एसपीएफ अगर मैं बात करूं तो एसपीएफ का मतलब होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। ठीक है जी। देखिए, अगर मैं आपको ये बताऊं तो ये है मेरा, इसके ऊपर ना पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके द्वारा ये जो प्रोविडेंट फंड्स होते हैं ये जनरली क्या होते हैं, वैसे सैलरी का हेड है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यहां पे भी तैयार करता हूं। ये ना लॉन्ग टर्म की सेविंग्स होती हैं। माइक्रो लेवल के ऊपर आप सेविंग करेंगे और मैक्रो लेवल के ऊपर पैसा लेंगे, यानी कि थोड़ी थोड़ी बचत करके आप पैसा लेते हैं, और जब आपका रिटायरमेंट या ओल्ड एज आती है तो उस टाइम आप क्या करते हैं, एक लमसम अमाउंट ले लेते हैं। ठीक है जी। तो अब ये जो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, इसको स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड अपना प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 के अंडर जो है वो रजिस्टर्ड होता है। तो जिसके ऊपर प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 अप्लाई होता है, एक्चुअली रूल 19 के अंडर है ये। तो उससे जब आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, हर साल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और कंट्रीब्यूशन के बाद एक टाइम आएगा कि आप उस पैसे को विड्रॉ करेंगे। जब विड्रॉ करेंगे तो जितना भी पैसा आप विड्रॉ करेंगे उसको सेक्शन 10 सब सेक्शन 11 के अंडर क्या मिल जाएगी, एग्जम्पशन मिल जाएगी। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या है, एक पीपीएफ। हाँ देखिए, जो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है ये एक्चुअली एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में होता है, और ये जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है ये जरूरी नहीं है कि उसके बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो। यहाँ पे कोई भी आदमी जो है, बिजनेसमैन है, एग्रीकल्चरिस्ट है, कोई भी छोटा मोटा धंधा करता है, वो जाकर के किसी भी पोस्ट ऑफिस, नेशनलाइज्ड बैंक में अपना पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन कर सकता है। तो जब इसको फायदा मिल रहा है तो इसको क्यों नहीं मिले। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंडर भी अगर, अब देखो जो मैं आपको बता दूं, ये जो आपका जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, ये जितनी भी स्कीम्स हैं ये नोटिफाइड की गई थी 1968 में। तो इसको बोलते हैं पीपीएफ स्कीम 1968। जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो पासबुक के ऊपर लिखा होता है पीपीएफ स्कीम 1968 के अंडर, जिसके अंडर आपने वो पैसा लिया है। तो आप भी क्या कर रहे हैं, हर साल हर महीने सेविंग करते हैं, और सेविंग करने के बाद आप जब आप लमसम अमाउंट मिलता है तो वो पूरा का पूरा यहां पे एग्जम्प्ट होगा। ये है हमारा सुकन्या समृद्धि अकाउंट। देखिए, इसमें क्या होता है कि एनी पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ, ये गर्ल्स के लिए है सुकन्या समृद्धि अकाउंट है। आप ओपन करते हैं, एक पॉलिसी खरीद लेते हैं, और उसके ऊपर आपको क्या मिल रहा है, ये अकाउंट बोल रहा हूं, इंटरेस्ट। तो आप जाकर के इंटरेस्ट, जो आपने अकाउंट ओपन कर रहा है उसके ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो वो जो इंटरेस्ट है वो सेक्शन 10 सब सेक्शन 11A के अंदर जो है वो फुली एग्जम्प्टेड है। ठीक है जी, यहां तक बात ओके। अब आ चलते हैं जी पेमेंट फ्रॉम आरपीएफ। अब आप बोलेंगे ये तो दोबारा से आरपीएफ आ गया। आरपीएफ का मतलब होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ये एक्चुअली सारी बातें जो वो सैलरी की बातें हैं, तो फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा यहां पे तैयार कर देता हूं। ऐसा होता है कि
जो एसपीएफ के अंडर नहीं आता वो उनको क्या करना पड़ता है, किसी ट्रस्ट के पास जाकर के ट्रस्ट बनाना पड़ता है, या प्रोविडेंट फंड में रिकॉग्नाइजेशन लेनी पड़ती है कंपनीज को। तो जब तक वो रिकॉग्नाइज नहीं होता तब तक वो अनरिकॉग्नाइज बना रहता है, और जब उसको रिकॉग्नाइजेशन, जिसको उसकी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट, उसको टाइम तो लगता है, 5-6 महीने लग जाते हैं। तो जब तक प्रोसेस में है तो अनरिकॉग्नाइज्ड होगा, उधर उन्होंने एम्प्लॉइज का पैसा काटना शुरू कर दिया होता है। और जब उसकी रिकॉग्नाइजेशन मिल जाती है तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड मिल जाता है। तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में सेक्शन 10 सबसेक्शन 12 के अंडर जितना पैसा आपका अक्यूमुलेट हुआ, अब आप बोलेंगे अक्यूमुलेशन का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए 100 रुपए जो है आपके खाते में आप डाल रहे हैं, तो 100 रुपए आपका एम्प्लॉयर डालेगा। अब क्या होगा, 200 रुपए हो गया, 200 रुपए के ऊपर आपको क्या मिलेगा? मान लीजिए इंटरेस्ट मिल गया तो 210 रुपए हो गया। फिर नेक्स्ट मंथ आप फिर 100 डाल रहे हैं, फिर 100 डाल रहे हैं। अब क्या हो गया जी, आपके पास हो गए 410। अब 410 के ऊपर 20 रुपए इंटरेस्ट बन गया, तो ये 430 रुपीज। इस तरह से आपका बैलेंस क्या होता रहता है, अक्यूमुलेट होता है। अब जब बिकमिंग पेबल टू एन एम्प्लॉई, ये जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस है जब ये ड्यू हो जाता है, और पेबल टू एम्प्लॉय पार्टिसिपेटिंग इन आरपीएफ वुड बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेट। सबके लिए नहीं है, क्योंकि आगे भी बात आएगी इसकी। तो क्या है, पहली कंडीशन क्या है कि उस एम्प्लॉय की सर्विस जो है कम से कम 5 साल होनी चाहिए, और फिर वो जॉब छोड़ रहा है। लेकिन कई बार अगर मान लीजिए कि वो इल हेल्थ की वजह से, जो कि उसके कंट्रोल में नहीं है, और उसकी जॉब जो है 5 साल से कम हो जाती है, तो भी ये चलेगा, लेकिन उसकी हेल्थ क्या होनी चाहिए, इल होनी चाहिए। तीसरी बात एक और हो रही है कि मान लीजिए कि उसने जॉब छोड़ दी, एक जगह जॉब छोड़ दी, लेकिन अब उसने क्या किया, जो उसका बैलेंस है, मान लीजिए कि एक जगह जॉब छोड़ी और उसके खाते में 1 लाख रुपया था। अब उसने क्या किया, पहले वो मिस्टर एक्स के साथ काम करता था, वहां जॉब छोड़ दी 5 साल, और अब वो उसने मिस्टर वाई के पास जाकर के जॉब करनी शुरू कर दी, और ये 1 लाख रुपए का जो बैलेंस है वो वहां ट्रांसफर कर दिया। तो अगर वो ट्रांसफर कर दिया और दोबारा से उस रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अकाउंट को उसने कंटिन्यू करा, तो उस खाते से भी अगर उसको कोई भी अमाउंट मिल जाता है, वो रिसीव कर लेता है, तो दैट इज आल्सो एग्जम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 12 के अंडर जो है वो एग्जम्प्ट होगा। ये भी क्लियर हो गया जी? ओके। अब उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट आता है हाउस रेंट अलाउंस। ओके, देखिए जो हम हाउस रेंट अलाउंस की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और अभी आपको यहां पे ये बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। अगर नहीं क्लियर होता है तो हम इसको कहां डिस्कस करेंगे? सैलरी के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सैलरी का जब लेक्चर आएगा ना तो वहां पे डिस्कस करेंगे, तो हम लेटर वी विल डिस्कस अबाउट दिस। उसके बाद है स्पेशल अलाउंसेस टू एम्प्लॉइज। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सैलरी के चैप्टर में, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो इसको भी हम कहां डिस्कस करेंगे? सैलरी के चैप्टर में ही डिस्कस करेंगे। अब ये सेक्शन 10 सब सेक्शन 15, ये भी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज्यादा जगह पे आपका इसका आपसे मिलन होगा। तो उसको मैंने कंसाइज किया कि इंटरेस्ट, कौन सी इनकम है? इंटरेस्ट। दूसरी क्या है? प्रीमियम और बोनस ऑन स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट्स। अब ये जो स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं? तो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। एनी इनकम बाय वे ऑफ, और जो डिटेल्स है वो आपकी बुक्स में लिखी है, उसको भी आप, उसकी हेल्प से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं यहां पे जो मेन आपका न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है उसकी आपको क्लैरिटी दूंगा। आपको इनकम कैसे हो रही है? इंटरेस्ट से। आपको इनकम किस चीज से हो रही है? आपको इनकम हो रही है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ द सिक्योरिटीज। अब जब मान लो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपने एक टाइम, पार्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपने रिसीव करी है 5 साल के लिए, तो 5 साल के बाद आपको पैसा मिल जाएगा। जब 5 साल रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ा था ना हमने, बस। तो रिडम्पशन जो है वो किसके ऊपर हो जाती है? प्रीमियम का अमाउंट। तो आपकी इनकम होती है, तो या तो उसके ऊपर प्रीमियम मिल रहा है या बॉन्ड के ऊपर मिल रहा है, वो भी आपकी इनकम हुई। तो देखो प्रीमियम भी कवर हो गया, बोनस भी आपका कवर हो गया। और एक है हमारा एन्युटी सर्टिफिकेट। इंश्योरेंस पॉलिसी में हम क्या करते हैं कि कई बार एक पेंशन फॉर्म में हम चाहते हैं कि एक पैसा इकट्ठा चला जाए और मेरे को जो है वो एक पेंशन, सॉर्ट ऑफ पेंशन हर महीने मिलती रहे। तो उसके लिए हम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है वो एक एन्युटी सर्टिफिकेट बेचती है।
उसी तरह से उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, तो ये सारे के सारे सर्टिफिकेट या सिक्योरिटीज किसके द्वारा इशू होनी चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू होनी चाहिए। और उनके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, प्रीमियम मिलता है, बोनस मिलता है, तभी हमने कहा स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट। तो स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट कौन सी? सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में। तो वो वाला अमाउंट सेक्शन 10 सबसेक्शन 15 के अंदर जो एग्जम्प्ट होगा। उसी तरह से दूसरा अब मैं आपको बताता हूं, इंटरेस्ट ऑन गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स। ये आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में तंग करेगा, ध्यान रखना जरा। अब क्योंकि वहां इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी जो है वो टैक्सेबल होती है, लेकिन अगर आपको वहां इंटरेस्ट ऑन गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स है, मैं आपको बता देता हूं कि 1999 में इंडिया को गोल्ड की जरूरत पड़ गई। तो लोगों के घर में गोल्ड पड़ा था और वो बेकार पड़ा था। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम लेके आया कि आप एक अपना गोल्ड हमारे यहां बैंक में ले आइए और बैंक अपने पास रखेगा और उसके ऊपर आपको एक इंटरेस्ट देगा, और जब आपको इच्छा करेगी या कुछ टाइम पीरियड के बाद आपका सोना आपको वापस कर दिया जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि आपका जो गोल्ड है उसने भी आपको रिटर्न देनी शुरू कर दी। तो वो जो इंटरेस्ट है वो था गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999 के अंदर आपको इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। अच्छा, उसके बाद है स्कॉलरशिप। आपको बहुत सारे स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, तो वो मैं आपको एक ही उसमें बता देता हूं। दीज आर ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। ध्यान रखना, किताबें, कॉपीज, इसके लिए अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिल रहा है तो दैट इज आल्सो एग्जम्प्टेड फॉर इनकम टैक्स। ये जरा ध्यान रखना, ये भी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आपका डेली एंड कंस्टिट्यूएंशियल अलाउंस रिसीव्ड बाय एमपीज एंड एमएलएस। आपको पता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेंटर में जाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो हमारे कहां पे रहते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज यहां पे छूट गई मेरे से, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो छूट गई। ये देखिए, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस एंड सेविंग बैंक अकाउंट। अगर आप पोस्ट ऑफिस में जाकर के अपना अकाउंट ओपन करते हैं और इंडिविजुअल अकाउंट है तो 3,500 रुपए का जो इंटरेस्ट है वो आपको सेक्शन 10 सबसेक्शन 15 में एग्जम्प्ट होगा। और अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है, यानी कि एक से ज्यादा, मान लो हस्बैंड वाइफ है, पेरेंट्स का है, सन और मतलब ज्वाइंट अकाउंट में, तो उस केस में जो एग्जम्पशन की लिमिट होगी 7,000 होगी। जरा इन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। अच्छा, अब ये आ गया हमारे स्कॉलरशिप। यहां आगे डेली एंड कंस्टिट्यूएंशियल अलाउंस रिसीव्ड बाय एमपीज एंड एमएलएस। हाँ, मैं ये आपसे अब बात कर लेता हूं। देखिए क्या होता है कि जब कोई भी एमपी कहां आता है, अपनी कंस्टिट्यूएंसी में आता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक तो उसको बोलते हैं डेली अलाउंस, एक तो उसको डेली मिलती है। आप बोलते हैं ना कि आजकल एमएलए साहब कंस्टिट्यूएंसी में आए हैं, तो जब कंस्टिट्यूएंसी में वो आते हैं ना तो उनको साथ में डेली अलाउंस मिल रहा होता है। तो उनको कैसी इनकम मिल रही है? डेली अलाउंस मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबरशिप है उनकी पार्लियामेंट में। उसी तरह से डेली अलाउंस किसको मिल रहा है? एमएलए, क्योंकि वो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और साथ में एक इनकम ये हो गई, और दूसरी इनकम उनको किस चीज, ठीक है जी, जब वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी में घूमते हैं तो कंस्टिट्यूएंसी जब घूमने आते हैं तो उनको कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस भी मिलता है। जो एमपी साहब को भी कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलेगा और एमएलए साहब को भी आपको कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलेगा। इनको स्टेट लेजिस्लेटिव एक्ट के अंडर मिलता है। और ये जो एमपी है ना, इनको मिलता है ये जो कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलता है ना, ये भी मैं आपको बताता हूं। एमपी कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस रूल्स 1986 के अंडर मिलता है। इसके अंडर अगर हम उनको जो भी डेली अलाउंस और कंस्टिट्यूएंसी में घूमने के लिए अगर उनको कंस्टिट्यूएंसी, अब अलाउंसेस की बात है तो अलाउंसेस जो है मॉनेटरी बेनिफिट होता है, ये मैं आपको बता देता हूं, कैश फॉर्म में दिया जाता है, तो ये उनकी एक तरह से इनकम होती है, बट एग्जम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स, सेक्शन 10 सबसेक्शन 17। अच्छा, उसके बाद है अवार्ड और रिवार्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो, क्रिएटिव एक्टिविटीज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? एनी पेमेंट विच इज मेड वेदर इन क्रिएटिव एक्टिविटी के लिए या तो आपको कैश मिल रहा है या आपको वो काइंड में मिल रहा है। और वो किस लिए? क्योंकि आपने कोई क्रिएटिव काम किया है, चाहे लिटरेचर में है, वट एवर इट इज, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिवार्ड बोलते हैं, क्योंकि आपने काम किया है। और उसके बाद है कि अवार्ड किया है, और वो जो अवार्ड है वो आपने ऐसा काम किया है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अगर आपने काम किया है, ठीक है जी, कोई पब्लिक इंटरेस्ट।
और लेकिन वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जो अवार्ड और रिवार्ड है वो किसके द्वारा दिया होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया होना चाहिए। ठीक है, तो वो सेक्शन 10 सेक्शन 17A में जो है वो भी एग्जम्प्ट होगा। नेक्स्ट हमारा पेंशन टू इंडिविजुअल अवार्डेड स्पेशल टाइटल्स। अच्छा, अब ये कौन कौन से लोग हैं जो जिनको कि हम इस कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। देखिए यहां पे है, मैं आपको बताऊं तो ये है हमारे गैलेंट्री अवार्ड जिसको बोलते हैं। तो गैलेंट्री अवार्ड में पेंशन टू इंडिविजुअल, अब कोई भी इंडिविजुअल है उसको क्या मिल रही है, पेंशन मिल रही है, लेकिन किसके द्वारा दी जा रही है, वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है। और जैसे उनको गैलेंट्री अवार्ड में कौन से आते हैं आपको पता होगा, ये है हमारे अपना परमवीर चक्र, महावीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, ये सारे के सारे क्या हैं, वीरता के लिए आपको दिए जाते हैं ना, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, गैलेंट्री अवार्ड्स बोलते हैं। एंड दीज आर नोटिफाइड एज ए गैलेंट्री अवार्ड्स। और अब जिसको गैलेंट्री अवार्ड मिला है उसको अब गवर्नमेंट क्या दे रही है, रिटायरमेंट के बाद उसको क्या दे रही है, पेंशन दे रही है। तो उसके हाथ में वो पेंशन जो है वो एग्जम्प्ट, क्योंकि उसकी इनकम है, तो दैट्स व्हाई इट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम इट। अच्छा, दूसरी बात आ गई हमारी फैमिली पेंशन। एक तो है जब वो जिंदा है, लेकिन अगर मान लीजिए कि उसकी डेथ हो जाती है तो अब पेंशन किसको मिलेगी, उसकी फैमिली को। उसको क्या बोलते हैं, फैमिली पेंशन बोलते हैं। ध्यान रखना, पेंशन और फैमिली पेंशन में ये डिफरेंस होता है। अब इसका मतलब फैमिली पेंशन किसको मिलेगी, अब मेंबर को मिलती है, मेंबर ऑफ दैट पर्सन। तो उसके हाथ में भी, यानी कि मान लीजिए कि मिस्टर ए है जिसको वो गैलेंट्री अवार्ड विनर है, उसकी अगर उसको पेंशन मिलेगी तो हम यहां पे देंगे। अगर मान लीजिए उसकी डेथ हो जाती है तो वो उसकी वाइफ अगर है बी, तो उसको हम फैमिली पेंशन बोलेंगे। तो पेंशन हो चाहे फैमिली, तो फैमिली पेंशन किसको मिला, मेंबर को मिला, दैट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। देन फैमिली पेंशन बाय विडो ऑफ ए मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। ये कौन सी बात आ गई यहां पे, देखिए अब क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई भी आर्मी पर्सोनल जो है वो ऑपरेशनल ड्यूटीज में गया, कोई ऐसा ऑपरेशन चल रहा है, कम्बैट ऑपरेशन है, कोई भी तरह किसी भी तरह का कंट्री के लिए जो है वो लड़ रहा था, कोई ऐसा आर्मी की तरफ से कोई ऑपरेशन किया जा रहा है, उस दौरान अगर उसकी डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद अब जो उसकी अगर जो विडो वाइफ होगी या विडो जो वाइफ है उसको अब क्या मिलेगी, फैमिली पेंशन मिलेगी। तो वो जो फैमिली पेंशन होगी दैट वुड बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। अब क्या था कि पहले क्या होता था कि ये आर्म्ड फोर्सेस के लिए था, लेकिन बाद में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है, ये इंक्लूड नहीं थे। तो अब क्या किया गया कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। ठीक होगी जी बात। तो अब आप देखा होगा कि आर्मी में जो है ऑपरेशंस चल ही रहे हैं आज, तो उस केस में अगर अब जैसे चाइना के साथ हमारा एग्रेशन हुआ, उसमें अगर कोई ऑपरेशनल एक्टिविटीज में जिनकी डेथ हुई है तो उसके परिवार को फैमिली पेंशन मिलेगी, और उसकी जो विडो होगी वो उसको ये एग्जम्पशन मिल जाएगी। नेक्स्ट है वन पैलेस ऑफ एक्स रूलर। अब पैलेस का मतलब है कि आपको पता है कि जैसे ही हमारे पास 1947 के बाद राजे महाराजाओं का राज जो था वो चला गया, तो जब वहां से राजा महाराजाओं का राज चला गया तो उनके जो जितने भी पैलेस थे वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी या उनके पास अगर रहे, तो उस केस में क्या हुआ कि नहीं, तो इससे पहले क्या होता था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन में 26 अमेंडमेंट एक्ट 1971 जो था उसके अंडर जो थी इनको एग्जम्पशन मिलती थी। अब मान लीजिए कि किसी के पास एक से ज्यादा, अब मान लीजिए कि 3 पैलेस हैं और उससे उनको इनकम हो रही है, नहीं, उसमें से क्या होगा, जो एक पैलेस होगा, एक महल से जो उसको इनकम हो रही है वो एग्जम्प्ट होगी, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो एक्स रूलर होना चाहिए। उस केस में ये एग्जम्पशन होगी। अब उसके बाद आता है इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये बता देता हूं इसके पीछे का रैशनल क्या है। देखो, लोकल अथॉरिटी का मतलब है नगर पंचायत या ग्राम पंचायत वगैरह। कई बार क्या होता है कि ग्राम पंचायत के द्वारा, ये जनरली समझ नहीं आती, मैं आपको बता देता हूं,
मान लीजिए कि ये एक ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत ने के पास अपना ड्रिंकिंग वाटर है और अपना ही इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है, खुद ही बनाती है। ड्रिंकिंग वाटर भी का भी सोर्स खुद है और अपने जितना भी उसका एरिया है उसके अंदर वो ड्रिंकिंग वाटर दे रही है। ठीक है। अब इसके अलावा क्या हो रहा है कि वो अपने तो दे रही है, साथ में एडजॉइनिंग गांव को भी उसने देना शुरू कर दिया, उससे वो कुछ रेवेन्यू जनरेट कर रही है। कि इंक्रीजिंग स्केल पर बिजली बना रही है तो बिजली बेच रही है, अगर ड्रिंकिंग वाटर है तो उसको बेच रही है, तो अपनी पंचायत में भी दे रही है और यहां पे भी दे रही है। होगी बात क्लियर। इसके अलावा बिजली और पानी के अलावा अगर वो कुछ और आइटम्स को अपनी जुरिडिक्शन और बाहर उसका जो है वो ट्रेड करना शुरू कर दे। देखिए बिजली और पानी का तो ट्रेड कर सकता है, उससे जो उसको इनकम होगी दैट वुड बी फुली एग्जम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। बात क्लियर हुई जी अब आपकी। तो एक सोर्स क्या हुआ जी बिजली से, एक सोर्स क्या हुआ पानी से, जो है वो अगर अपनी पंचायत के अंदर और पंचायत के बाहर अगर कोई भी किसी भी तरह का बिजनेस करती है और उससे पैसा अगर वो उससे कोई रेवेन्यू जनरेट होता है तो वो एग्जम्प्ट होगी। लेकिन अगर वो मान लीजिए कि वो अपना घर हाउस प्रॉपर्टी बना करके कमाना शुरू कर दिया, कैपिटल गेन के अंडर जो कमाना शुरू कर दिया, अदर सोर्सेज में अर्न करना शुरू कर दिया, लेकिन दो सोर्सेज को छोड़कर दोनों की एग्जम्प्ट होगी, बाकियों की क्या होगी टैक्सेबल होगी। ठीक है जी। तो इस तरह से सप्लाई ऑफ कमोडिटी करता है, सर्विसेज दे रहा है, लेकिन बिजली और पानी नहीं, बिजली और पानी पे एग्जम्पशन है, बाकी के ऊपर टैक्सेबल होगा। इनकम ऑफ द म्यूचुअल फंड। हाँ ये क्या है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड एक तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट है, और आप म्यूचुअल फंड में तो सबसे पहले बात बता देता हूं कि जो म्यूचुअल फंड है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, किसके अंडर, वो होना चाहिए सेबी एक्ट 1992 के अंडर जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। उससे जो आपको इनकम होती है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई ये सेबी के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है और अदर म्यूचुअल फंड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसको नोटिफाई होना चाहिए, तो एग्जम्पशन मिलेगी अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 23D। तो ये भी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको बाद में परेशान करेगा।